Hello students, Vande Mataram. Welcome to all of you in this session number 3 of chapter number 13 organisms and populations. Previous session के अंदर major abiotic factors में water, temperature and light discuss किया था. Factor number 4 is the soil. So the nature and properties of soil in different place are vary. अलग अलग place पे soil का nature और properties अलग अलग होगा. सो सोइल की प्रॉपर्टीज का डिपेंडेंस किसके ऊपर होता है? ऑन द क्लाइमेट, द वेदरिंग प्रोसेस, वेदर द सोइल इज ट्रांसपोर्टेड और सेडिमेंटरी एंड हाउ सोइल डेवलपमेंट इज अकर्ड. सो सोइल की प्रॉपर्टी कैसी है उसका क्लाइमेट डिसाइड करेगा, वेदरिंग प्रोसेस, डिकम्पोजिशन वाली प्रोसेस, सोइल को दूसरी जगह से लाया गया है या सेडिमेंट्री वहीं पे बनी हुई है, और वी कैन से दैट सोइल का डेवलपमेंट किस तरह से हुआ है. सो वेरियस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोइल सच एज दी सोइल का कंपोजिशन. तो पहला है सोइल का कंपोजिशन, ग्रेन्स की साइज क्या है. तो सोइल का कंपोजिशन, ग्रेन की साइज, उनका एग्रीगेशन एक दूसरे के साथ किस तरह से नेटवर्क में अरेंज होते हैं, विच डिटरमाइन दी परकोलेशन. परकोलेशन का मतलब है उसकी पोरोसिटी एंड वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, जिसको कभी कभार WHC के नाम से भी जाना जाता है. सो सोइल की कैरेक्टरिस्टिक्स में सोइल का कंपोजिशन, ग्रेन की साइज, उसका एग्रीगेशन, डिटरमाइन द पोरकोलेशन मतलब सोइल के अंदर कितने साइज के पोर्स है या तो वाटर को होल्ड अप करने की कैपेसिटी कितनी है. दिस कैरेक्टरिस्टिक्स अलॉन्ग विद सम पैरामीटर्स सच एज द pH ऑफ सोइल, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, मिनरल कंपोजिशन कितना है. टोपोग्राफी का मतलब है अरेंजमेंट ऑफ शेप एंड फीचर्स ऑफ सोइल डिस्ट्रीब्यूशन इन डिफरेंट हैबिटेट. अलग अलग हैबिटेट के अंदर सोइल का शेप, सोइल का फीचर्स क्या है. सो ऊपर वाले जो भी कैरेक्टर्स थे उनके साथ साथ थोड़े बहुत और पैरामीटर्स एज लाइक pH, मिनरल का कंपोजिशन, वहाँ की टोपोग्राफी डिटरमाइन टू लार्ज एक्सटेंट द वेजिटेशन इन एनी एरियाज. वेजिटेशन का मतलब है कोई भी प्लांट का ग्रोथ. तो प्लांट का ग्रोथ वहाँ पे अगर ज़्यादा है तो समझ सकते हैं कि वहाँ के pH, मिनरल का कंपोजिशन, टोपोग्राफी, ये सब शायद प्लांट के लिए ज़्यादातर सूटेबल है. सो दिस इन टर्न डिक्टेट गिव्स द टाइप ऑफ एनिमल दैट कैन बी सपोर्टेड. दूसरी बात, जितने नंबर ऑफ प्लांट्स वहाँ पे है, दिस इन टर्न ऑल्सो गिव्स द टाइप ऑफ एनिमल दैट कैन बी सपोर्टेड टू दिस पर्टिकुलर रीजन. सिमिलरली इन द एक्वेटिक एनवायरमेंट, the sediment characteristics often determine the type of benthic animal that can thrive here. Aquatic environment का सबसे sediment part, सबसे lower part जहाँ पे soil है, which also determine कि भाई soil की type के ऊपर से हम लोग समझ सकते हैं वहाँ के animals कैसे होंगे. तो benthic का मतलब है bottom area में दिखने वाले animals जो वहाँ पे vigorously grow होते रहते हैं. नाउ सोइल के बारे में कुछ फैक्ट मैंने यहाँ पे आप लोगों को दिए हुए हैं. सोइल एक्ट एज अ सूटेबल सबस्ट्रेटम एंड मीडियम है फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट एंड एनिमल. सोइल का डेफिनेशन साइंटिफिक लैंग्वेज में दे सकते हैं कि भाई इट इज़ द ब्रिज बिटवीन ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक मटेरियल्स. सो सोइल है क्या? इट इज़ एनी पार्ट ऑफ अर्थ क्रस्ट. अर्थ के क्रस्ट का कोई भी ऐसा पार्ट जहाँ पे प्लांट के रूट्स डेवलप होते हो इज कंसिडर्ड एज अ सोइल. अकॉर्डिंग टू द ट्रेशियो 1970, सोइल इट इज़ अ कॉम्प्लेक्स फिजिकल इकोलॉजिकल सिस्टम. सोइल है क्या? इट इज़ अ फिजिकल इकोलॉजिकल सिस्टम. कौन कौन सी फैसिलिटीज प्रोवाइड करता है? इट प्रोवाइड मिनरल मैटर, ऑर्गेनिक मैटर, सोइल वाटर, सोइल एयर एंड बायोलॉजिकल सिस्टम. मीन्स वी कैन से दैट लिविंग ऑर्गेनिजम्स. सो ये 5 बेसिक रिक्वायरमेंट हमें सोइल फुलफिल करता है. जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स सोइल के अंदर है, दे आर डिवाइडेड इनटू द 4 टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइज, जिसमें पहला है माइक्रोफ्लोरा. तो माइक्रोफ्लोरा के लिए साइज मैंने दी है बिलो 20 माइक्रोन. बैक्टीरिया, फंगी, ब्लू ग्रीन एल्गी या तो साइनोबैक्टीरिया और एल्गी. सेकेंड है माइक्रोफोना. तो माइक्रोफोना 20 to 200 माइक्रोन वाले एनिमल्स, प्रोटोजोअन्स, निमेटोड्स, माइट्स. नंबर 3 मेजोफोना. सो मेजोफोना के लिए साइज आपको याद रखनी है बिटवीन 200 माइक्रोन से लेकर के 1 सेंटीमीटर. माइट्स
nematodes, spider, insect के larva, mollusca. And group number 4 is the macrofauna, more than 1 centimeter साइज वाले एनिमल्स, अर्थवर्म, स्नैक, मॉल्स एंड रैट्स. ओके, सो ये था सोइल किस तरह से वो लिविंग ऑर्गेनिज्म को अफेक्ट करता है. ना ये जितने भी 4 कैरेक्टर या तो 4 पैरामीटर हमने डिस्कस किए, सोइल, वाटर, टेम्परेचर एंड लाइट, तो उनको रिस्पॉन्सेस किस तरह से दिया जाता है, कौन देने वाला है? लिविंग organism. So responses to the abiotic factor. Now we realize that abiotic conditions of many habitat may vary drastically, complex in time. जैसे temperature, light, water, soil बहुत drastically हो जाता है time के साथ. So now we ask how do organism living in such habitat? तो living organism वहाँ पे कैसे रहते होंगे? कोप और मैनेज विथ स्ट्रेसफुल कंडीशन, कैसे उनके अगेंस्ट में फाइट करते होंगे या तो खुद को वहाँ पे कैसे सर्वाइव करते होंगे स्ट्रेसफुल कंडीशंस के अगेंस्ट में. बट बिफोर अटेम्प्ट टू दिस आंसर दिस क्वेश्चन वी शुड परहैप्स आस्क फर्स्ट व्हाई अ हाईली वेरिएबल एक्सटर्नल एनवायरनमेंट शुड बोथर ऑर्गेनिज्म आफ्टर ऑल. अब चलो ऊपर के क्वेश्चन का आंसर देने से पहले एक क्वेश्चन दूसरा हमें ये आता है कि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के अंदर वेरिएशन आने की वजह से लिविंग ऑर्गेनिज्म को स्ट्रेस क्यों होती है. उसके पीछे का एक रीजन ये है कि वन वुड एक्सपेक्ट दैट ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ मिलियन ऑफ ईयर्स ऑफ देयर एग्जिस्टेंस, मिलियन ऑफ ईयर्स तक जब इवोल्यूशन चला था, many species would have evolved a relatively constant internal environment. बाहर की कंडीशन कुछ भी हो, बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स ने क्या किया था, अपनी इंटरनल एनवायरनमेंट का जो कंडीशन था विद इन दी बॉडी वो एकदम कांस्टेंट रखा था, उसके अंदर कोई भी चेंजेस नहीं किया. तो उसका बेनिफिट क्या मिला? दैट परमिट्स all biochemical reaction and physiological functions to proceed with maximal efficiency and thus enhance the overall fitness of the species. Obviously बाहर का environment देख करके अगर हम लोग बदल जाएंगे तो शायद बाहर के environment के अंदर survive करने के लिए हम लोग capable नहीं है. तो ऐसे number of species जिन लोगों ने million of years तक बाहर के environment कैसे भी हो उसका कोई भी आइडियाज नहीं लिया और अपने अंदर का जो भी कांस्टेंट इंटरनल एनवायरनमेंट था वो अगर एज इट इज़ मेंटेन करके रखा, तो जितनी भी बायोकेमिकल रिएक्शंस थी, जितने भी फिजियोलॉजिकल फंक्शंस थे, मैक्सिमम एफिशिएंसीज के साथ वो परफॉर्म कर रहा था और वो स्पीसीज का वो एनवायरनमेंट के साथ क्या हो गया, फिटनेस, वो एनवायरनमेंट के अंदर खुद को सर्वाइव करने के लिए वो कैपेबल था. सो दिस कंसिस्टेंसी फॉर एग्जांपल कुड इन टर्म्स ऑफ ऑप्टिमल टेम्परेचर, तो एक तो बॉडी का टेम्परेचर इंटरनल मेंटेन रखना है और दूसरा ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन ऑफ द बॉडी फ्लूइड, मीन्स वी कैन से दैट सॉल्ट का लेवल. सो इंटरनल एनवायरनमेंट मेंटेन करने के लिए पहला तो बॉडी का टेम्परेचर और दूसरा ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन मतलब सॉल्ट का level. So ideally then organism should try to maintain the consistency of its internal environment. So ideally कोई भी organism क्या करता है, अपनी बॉडी के अंदर का internal environment जो है वो कांस्टेंट मेंटेन करने की ट्राई करता है. तो कांस्टेंट मेंटेन करने की ट्राई करता है, वो प्रोसेस को बोला जाता है होम्योस्टेसिस. होम्यो का मतलब होता है सेम. सो बॉडी का टेम्परेचर और बॉडी का सॉल्ट का कंसंट्रेशन जो है वो एज इट इज़ कंडीशन में मेंटेन करके रखना है डिस्पाइट वेरिंग एक्सटर्नल एनवायरमेंटल कंडीशन दैट टेंड्स टू अपसेट इट्स होम्योस्टेसिस. बाहर ऐसे बहुत सारी कंडीशंस आएगी जो आपकी होम्योस्टेसिस को अपसेट करने की ट्राई करेगी, बट हमें तो बॉडी के इंटरनल एनवायरनमेंट को कॉन्स्टेंटली मेंटेन करके रखना है. सो लेट अस टेक एन सिमिलर एग्जांपल analogy to clarify this important concept. Okay, एक एग्जांपल दिया हुआ है. सपोज अ person A is able to perform his or her best when the temperature is 25 degree Celsius. A अपना सबसे अच्छा काम परफॉर्मेंस कब दे सकता है, जब टेम्परेचर कितना हो, 25 डिग्री सेल्सियस हो.
एंड विशेस टू मेंटेन इट सो, ऐसे भी विश करता है कि वो टेम्परेचर अपना मेंटेन करके रखे। इवन व्हेन इट इज स्कॉर्चिंगली हॉट, बर्निंग हॉट और फ्रीजिंगली कोल्ड आउटसाइड, तो बाहर बहुत ही ज़्यादा टेम्परेचर हो या बाहर बहुत ही कम टेम्परेचर हो, वो अपना टेम्परेचर कितना मेंटेन करना चाह रहा है, 25 डिग्री सेल्सियस। कैसे पॉसिबल है? सो इट कुड बी अचीव्ड एट होम, इन द कार, while traveling, at workplace by using an air conditioner in summer and heater in winter. Obviously समर के अंदर उसको अपना 25 मेंटेन करना हो तो एयर कंडीशन यूज़ करनी है, और विंटर के अंदर अगर 25 मेंटेन करना हो तो क्या करना है, हीटर यूज़ करना है, फिर चाहे वो घर में हो, कार चला रहा हो, वर्क के प्लेस के पास हो। सो देन हीज और हर परफॉर्मेंस वुड बी ऑलवेज मैक्सिमल रिगार्डलेस ऑफ द वेदर अराउंड हिम और हर। तो पर्सन के आजू बाजू के वेदर में कितना भी टेम्परेचर हो उससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि खुद तो अपनी बॉडी का कितना मेंटेन कर रहा है, 25%। सो हियर द पर्सन्स होम्योस्टेसिस, पर्सन के अंदर का इंटरनल एनवायरनमेंट इज एकम्प्लिश्ड, मेंटेन हो रहा है, बट नॉट थ्रू फिजियोलॉजिकल प्रोसेस बट आर्टिफिशियल मीन्स, फिजियोलॉजिकल प्रोसेस से नहीं बट आर्टिफिशियल टेक्नोलॉजी से वो अपनी बॉडी का होम्योस्टेसिस कहीं ना कहीं मेंटेन कर रहा है। तो चलो ये तो ह्यूमन बॉडी की बात हुई, बट हाउ डू अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म कॉप, फाइट विथ द सिचुएशन, ये सिचुएशन के साथ वो कैसे फाइट कर सकता है। तो हमें अलग अलग पॉसिबिलिटीज डिस्कस करनी है। तो ये पॉसिबिलिटीज़ के अंदर आपको एक दिख रहा है कन्फर्मर्स, बी रेगुलेटर्स और सी पार्शियल रेगुलेटर्स। ये आपको दिख रहा है इंटरनल लेवल बॉडी का, एक्सटर्नल लेवल। सो डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिज्मिक रिस्पॉन्स, जिसके अंदर पहला आपको पॉइंट डिस्कस करना है रेगुलेट, जो ऑर्गेनिज्म को शायद रेगुलेटर के नाम से भी हम लोग जान सकते हैं। नाउ सम ऑर्गेनिज्म आर एबल टू मेंटेन होम्योस्टेसिस बाय फिजियोलॉजिकल मीन्स, वो तो मैंने आपको एग्जांपल दिया था आर्टिफिशियल था, पर फिजियोलॉजिकल मीन्स से भी ऑर्गेनिज्म अपने आप के अंदर होम्योस्टेसिस मेंटेन कर सकता है। समटाइम्स उसे बिहेवियरल भी बोल सकते हैं, विच एंश्योर दैट कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर एंड कांस्टेंट ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन। तो ये दोनों अगर आप मेंटेन कर पाते हो देन वी कैन से दैट कोई भी ऑर्गेनिज्म अपनी बॉडी का होम्योस्टेसिस मेंटेन कर रहा है। पर फिजियोलॉजिकल या तो बिहेवियरल मीन्स की बात चलती है, तो उसके एग्जांपल्स में है ऑल बर्ड्स एंड मैमल्स एंड वेरी फ्यू लोअर वर्टिब्रेट्स एंड इनवर्टिब्रेट। तो बर्ड्स, मैमल्स, वेरी फ्यू लोअर वर्टिब्रेट्स एंड इनवर्टिब्रेट स्पीसीज आर एक्चुअली कैपेबल ऑफ सच रेगुलेशंस। तो अगर टेम्परेचर की बात आती है देन वी कैन से दैट थर्मो रेगुलेशन, एंड सॉल्ट के लेवल की बात आती है देन वी कैन से दैट ऑस्मो रेगुलेशन। तो ऐसे रेगुलेशंस को मेंटेन करने की कैपेबिलिटी बर्ड्स, मैमल्स, लोअर वर्टिब्रेट्स एंड इनवर्टिब्रेट स्पीसीज के पास है। तो उन्हीं के पास है, उसके पीछे का रीजन क्या है? सो इवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट, नंबर ऑफ साइंटिस्ट बिलीव दैट द सक्सेस ऑफ मैमल्स इज लार्जली ड्यू टू देयर ability to maintain a constant body temperature and thrive, vigorously grow, whether they live in Antarctica or in the Sahara Desert. अब सबसे आज कोई क्लास सक्सेसफुल हो तो वो है मैमल्स। तो मैमल्स को इतना ज़्यादा सक्सेस मिला है, उसके पीछे का एक ही रीज़न है कि वो अपनी बॉडी का टेम्परेचर कॉन्स्टेंटली क्या कर सकता है, मेंटेन कर सकता है। फिर चाहे वो विग्रेसली ग्रो हो सकता है, एंटार्क्टिका लो टेम्परेचर में हो, सहारा डेजर्ट हाई टेम्परेचर में हो। सो उसके पीछे का मैकेनिज्म क्या है? सो द मैकेनिज्म यूज्ड बाय मोस्ट मैमल टू रेगुलेट देयर बॉडी टेम्परेचर आर सिमिलर टू द वंस दैट वी ह्यूमंस यूज। तो ह्यूमंस की तरह ही हर एक मैमल्स ये मैकेनिज्म यूज करते हैं। ओके, वी नो दैट हमारी बॉडी का कांस्टेंट टेम्परेचर है 37 डिग्री सेल्सियस। अब समर में हम लोग क्या करते हैं कि व्हेन आउटसाइड टेम्परेचर इज मोर, बाहर का टेम्परेचर ज़्यादा हो देन आवर बॉडी टेम्परेचर, वी स्वेट प्रोफ्यूजली, पसीना आने लगता है। तो ये पसीना जो आ रहा है रिजल्टिंग इवापोरेटिव कूलिंग, बॉडी की सरफेस के ऊपर जो पसीना आएगा वो क्या करेगा, कूलिंग इफेक्ट देगा, जिसकी वजह से बॉडी का टेम्परेचर जो बढ़ेगा वो कम हो जाएगा। सिमिलर टू व्हाट हैपेंस विद द डेजर्ट कूलर इन ऑपरेशन ब्रिंग्स डाउन द बॉडी टेम्परेचर। तो ऑब्वियसली डेजर्ट के अंदर अगर कूलर आप यूज़ करते हो तो उनका भी वही काम
कि भाई आपकी बॉडी का टेम्परेचर डिक्रीज करने का काम करेगा। तो ये समर की बात हुई। इन विंटर व्हेन द टेम्परेचर इज मच लोअर देन 37 डिग्री सेल्सियस, बाहर के टेम्परेचर के कंपैरिजन में अगर हमारी बॉडी का टेम्परेचर थोड़ा सा ज़्यादा हो, देन वी स्टार्ट टू शाइवर, शेक, a kind of exercise which produce a heat and rises the body temperature। बहुत ठंडी की सीज़न में हम लोग हाथ ऐसे घिसना चालू कर देते हैं तो हीट जनरेट होती है जिसके थ्रू हमारी बॉडी का टेम्परेचर क्या होता है, बढ़ता रहता है। सो ये तो बात थी बर्ड्स और मैमल्स की। बट प्लांट्स ऑन अदर हैंड डू नॉट हैव अ सच मैकेनिज्म टू मेंटेन इंटरनल टेम्परेचर। सो प्लांट के पास कोई भी ऐसी कैपेबिलिटी नहीं है जो कैपेबिलिटी के थ्रू वो अपना इंटरनल एनवायरनमेंट मेंटेन कर सके। तो ये आपको रेड लाइन दिख रही है रेगुलेटर्स की, जो एकदम स्ट्रेट चल रही है, फिर चाहे वो इंटरनल लेवल एज इट इज़ मेंटेन कर रहा है, एक्सटर्नल लेवल बढ़े या कम। ओके, उसकी जैसा सेकंड पॉसिबिलिटी है कन्फर्मर्स की, जिसको हम लोग कन्फर्म के नाम से जानेंगे। सो सेकंड है कन्फर्म। नाउ ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी, maximum 99% of animals and nearly all the plants cannot maintain a constant internal environment। तो उनकी बॉडी का जो टेम्परेचर है आर ऑलवेज चेंजेस विथ द एम्बियंट टेम्परेचर, एनवायरमेंटल टेम्परेचर के साथ उनकी बॉडी का टेम्परेचर ऑलवेज चेंज होता रहता है। जैसे कि एक एग्जांपल दिया है एक्वेटिक एनिमल्स, the osmotic concentration, salt का level of body fluid are changes with that of the ambient air water osmotic concentration। जैसे मैंने टेम्परेचर की बात की तो एक्वेटिक एनिमल के अंदर भी ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन बाहर के एनवायरनमेंट के साथ ऑलवेज क्या होता रहता है, चेंज होता रहता है। सो दिस टाइप ऑफ एनिमल एंड प्लांट आर सिंपली कन्फर्मर्स considering the benefits of a constant internal environment to the organisms। अब मैमल्स और बर्ड्स की बात करो तो उनके पास कांस्टेंट इंटरनल एनवायरनमेंट मेंटेन करने का बेनिफिट जो है, सो वी मस्ट आस्क व्हाई दिस कन्फर्मर्स हैड नॉट इवॉल्व टू बिकम अ रेगुलेटर, कि भाई ये कन्फर्मर्स का इवोल्यूशन एज अ लाइक रेगुलेटर्स क्यों नहीं हुआ। सो व्हेन वी रिकॉल द ह्यूमन एनालॉजी, जो हमने प्रीवियस रेगुलेटर के अंदर एग्जाम्पल एक डिस्कस किया था, वी यूज्ड अबव मच एज दे लाइक हाउ मैनी पीपल कैन रियली अफोर्ड एन एयर कंडीशनर और हीटर। चलो आपने बात तो कर ली कि भाई 25 डिग्री सेल्सियस मेंटेन कर सकते हो एयर कंडीशन और हीटर को यूज़ करके, पर कितने ऐसे हैं जो एयर कंडीशन और हीटर को अफोर्ड कर सकते हैं। बस यही प्रॉब्लम हुआ है कन्फर्मर्स के साथ। सो मैनी सिंपली स्वेट इट आउट एंड resign themselves to suboptimal performance in hot summer months। So बहुत सारे number of organisms sweat it out and resign themselves to the suboptimal performance in hot summer month। Even ये जो थर्मो रेगुलेशंस है, थर्मो रेगुलेशंस का मतलब है मेंटेन टेम्परेचर। तो टेम्परेचर को मेंटेन करना इज़ एनर्जेटिकली एक्सपेंसिव फॉर मैनी ऑर्गेनिज्म। बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स के लिए एक एनर्जेटिकली एक्सपेंसिव प्रोसेस है। क्यों? दिस इज पर्टिकुलरली ट्रू फॉर स्मॉल एनिमल्स लाइक श्रू एंड ह्यूमिंग बर्ड्स। तो ये ह्यूमिंग बर्ड्स और श्रू के लिए एक ट्रू फैक्ट माना जाता है। जितने भी स्मॉलर एनिमल्स हैं उनकी बात चले। अब हीट को लॉस करना या तो हीट को गेन करना किसका फंक्शन है? बॉडी की सरफेस एरिया का। अब स्मॉलर एनिमल्स जितने भी होते हैं हैव अ लार्जर सरफेस एरिया रिलेटिव टू देयर वॉल्यूम। तो बॉडी के वॉल्यूम के कंपैरिजन में उनकी बॉडी का सरफेस एरिया ज़्यादा होता है। सो वो क्या करते हैं? दे टेंड टू लूज द बॉडी हीट वेरी फास्ट। वो बॉडी हीट को फास्टली लूज कर सकते हैं व्हेन इट इज़ कोल्ड आउटसाइड। जब वो कोल्ड एनवायरनमेंट में होते हैं तो अपनी बॉडी का हीट बहुत ही फास्टली लॉस कर देते हैं। देन दे हैव टू एक्सपेंड मच एनर्जी टू जनरेट अ बॉडी हीट थ्रू द मेटाबॉलिज्म। अब कोल्ड एनवायरनमेंट में है तो उन्होंने तो अपनी जितनी भी हीट थी वो लॉस कर दी। अब मेटाबॉलिज्म के थ्रू हीट को जनरेट करने के लिए काफ़ी एनर्जी उनको एक्सपेंड करनी पड़ेगी।
सो यही एक रीज़न है, दिस इज द मेन रीज़न वाई वेरी स्मॉल एनिमल्स आर रेयरली फाउंड इन द पोलर रीजन। तो पोलर रीजन के अंदर स्मॉलर एनिमल नहीं दिखते हैं, उसके पीछे का यही एक मेन रीज़न कंसिडर किया जाता है। Now second thing, during the course of evolution, the cost and benefit of maintaining a constant internal environment are taken into the consideration. So evolution के टाइम पे cost और benefit जो है constant internal को maintain करने के, वो शायद considered किए गए हैं, इसीलिए शायद mammals और birds को ये benefit मिला। Some species have evolved the ability to regulate, but only over a limited range of environmental condition beyond which they simply conform. अब बहुत सारे एनिमल्स ऐसे हैं जो अपनी बॉडी का इंटरनल एनवायरनमेंट मेंटेन कर सकते हैं, बट पर्टिकुलर एनवायरमेंटल कंडीशंस हो तो ही, बाकी वो एनवायरमेंटल कंडीशन अगर नहीं मिलेगी तो वो एनिमल्स कैसे होंगे? दे आर सिंपली कन्फर्म। नाउ if the stressful external conditions are localized or remain only for a short duration, अब समझ लो कि भाई स्ट्रेसफुल कंडीशंस, एक्सटर्नल कंडीशंस आर लोकलाइज्ड और रिमेन फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन, थोड़े से टाइम के लिए ही हो, तो ऑर्गेनिज्म हैज़ टू अदर ऑल्टरनेटिव्स फॉर द सर्वाइवल। तो सर्वाइवल के लिए उनके पास दो अल्टरनेटिव होते हैं, जिसमें से पहला अल्टरनेटिव है माइग्रेट। माइग्रेट का मतलब है मूव होना। ओके, नाउ ऑर्गेनिज्म कैन मूव अवे टेम्पररीली फ्रॉम स्ट्रेसफुल हैबिटेट टू मोर हॉस्पिटेबल, मतलब फेवरेबल एरिया, एंड रिटर्न व्हेन स्ट्रेसफुल पीरियड इज ओवर। तो स्ट्रेसफुल हैबिटेट से हॉस्पिटेबल फेवरेबल एरिया के अंदर चला जाता है, कब तक? जब तक स्ट्रेसफुल पीरियड खत्म नहीं हो जाता तब तक। सो इन ह्यूमन एनालॉजी, जो आपको एग्जाम्पल 25 डिग्री सेल्सियस का दिया था, तो ह्यूमन क्या करता है? दिस स्ट्रेटजी इज लाइक अ पर्सन मूविंग फ्रॉम दिल्ली टू शिमला फॉर द ड्यूरेशन ऑफ समर। अब दिल्ली में टेम्परेचर बहुत ही बढ़ जाएगा, तो थोड़े टाइम के लिए वो शिमला में चला जाता है। दिल्ली में जब फिर से टेम्परेचर डाउन होगा, फिर से शिमला से कहाँ आ जाएगा? दिल्ली। मैनी एनिमल्स, पर्टिकुलरली बर्ड्स, ड्यूरिंग स्पेशली अ विंटर undertake a long distance migration to more hospitable areas. बहुत सारे बर्ड्स अलग अलग कंट्री से हमारे कंट्री के अंदर आते रहते हैं, क्योंकि शायद उनकी कंट्री का पर्टिकुलर एनवायरमेंटल कंडीशन उसके लिए सूटेबल नहीं हो। सो उसका एक एग्जांपल दिया हुआ है कि एवरी विंटर द फेमस कियोलाडो नेशनल पार्क, भरतपुर इन राजस्थान। तो राजस्थान के अंदर का कियोलाडो नेशनल पार्क इज होस्ट thousands of migratory birds which are coming from the Siberia and other extremely cold northern region. तो नर्दर्न रीजन के सिबेरिया और दूसरे कोल्ड रीजन से बहुत सारे माइग्रेटरी बर्ड्स राजस्थान के अंदर लोकेटेड भरतपुर में कियोलाडो नेशनल पार्क के अंदर आते हैं। क्यों? तो भाई उनकी कंट्री का टेम्परेचर बहुत ही डाउन है, तो वो जब तक स्ट्रेसफुल कंडीशन ख़त्म नहीं हो जाती तब तक वो लोग अपने आप को कहाँ पे सर्वाइव करते हैं? राजस्थान के कियोलाडो नेशनल पार्क के अंदर। सो दिस ऑल आर रिलेटेड विद द रिस्पॉन्सेस टू द एबायोटिक स्ट्रेस। फर्स्ट था रेगुलेटर, सेकेंड था कन्फर्मर, और नंबर 3 था पार्शियल रेगुलेटर, जिसके अंदर हमने एक डिस्कस किया है माइग्रेट। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।